Success of any development agency जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी फंड रेजिंग आज के कॉन्टेक्स्ट में और खासकर पोस्ट कोविड कॉन्टेक्स्ट में हाउ इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट। तो एक समय के साथ संदर्भ बदलता है, संदर्भ के साथ अगर संगठन नहीं बदलता है तो संगठन अप्रासंगिक हो जाता है। बदलते परिवेश में अगर आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं कि हम लोग पहले ट्रेनिंग करते थे, बहुत बैठकें करते थे, आज ये सब माध्यम से हम वर्चुअल मीडिया की, अगर वर्चुअल मीडिया की क्षमता नहीं बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम इरेलीवेंट हो जाएंगे। दूसरा, हम सिर्फ संगठन, हमारी जो पहचान है, आवर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड मार्केट। वी आर मिशन ड्रिवन, कमिटेड टू पर्टिकुलर कॉज। सो अपना हमारा जो मिशन है, हमारा जो ध्येय है, उस ध्येय के प्रति हमारी अडिगता, उसके प्रति हमारी कमिटमेंट महत्वपूर्ण है। आजकल रिसोर्सेज के चैलेंजेस होते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे संगठन आज टॉयलेट निर्माण का भी काम कर रहे हैं, राइट का भी काम कर रहे हैं। तो जो गंगा मिले गंगादास, जमुना मिले जमुनादास, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए कि सबका समुदाय की जरूरत है, पर हमारी संगठन की अपनी खुद की पहचान क्या है, हमारी थ्योरी ऑफ चेंज क्या है। तीसरा जो सवाल है, ऐसा नहीं है कि फंड की अभी क्राइसिस हुई है। इतिहास गवाह है, शुरू में भी लोग पुराने कई 4 दशक 5 दशक फंड स्थानीय संसाधनों के आधार पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, समाज रचना का काम हुआ है, पर उसमें फिर संसाधन सिर्फ मनी नहीं था। तो संसाधन लोगों के कौशल थे, लोगों की क्षमताएं थी, योगदान था, और बहुत सारे ग्रांट इन एड और अन्य तरह की सहायताएं मिलती थी। तो इसमें हमको ये थोड़ा सा अब नई तरह से सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली वी आर लुकिंग for larger resources, not just merely for funds and money. So thinking beyond fund and money, that's one aspect. So we have very diversified sources of funding. So in that context, how do we actually create our fundraising strategies? How do we create our institutional design to tap all these funds? So that's an important aspect. तो मैं ब्रॉडली तीन एस्पेक्ट्स पे, अगर जब भी हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, दूसरों से अप्रोच करने की बात करें, सो देयर आर 3 मेजर डोमेन्स और एरियाज। द फर्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स और व्हाट आई कॉल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब हम संगठन में टॉप की बात कर रहे हैं तो हमारा अभिशासन क्या है, हमारा गवर्नेंस क्या है, हमारा बोर्ड क्या है, बोर्ड मीटिंग क्या है, बोर्ड फंक्शनिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस क्या है, हमारे मैनेजमेंट के सिस्टम क्या है, हमारी प्रोसेसेस क्या है, हमारे कॉम्प्लायंसेस क्या है, आर वी एडहरिंग टू लीगल कॉम्प्लायंसेस? यस, बट देयर आर मेनी अदर एथिकल इश्यूज जो हम एवरी सिंगल पेनी दैट वी आर टेकिंग इज फॉर पब्लिक गुड। तो उन सब के लिए हमारी खुद की एथिकल कॉम्प्लायंसेस क्या है। सेकेंड वन व्हाट आई कॉल इज द पोर्टफोलियो, यानी आपकी संस्था का इतिहास क्या है, विजन मिशन स्ट्रेटजी क्या है, संस्था की सोच क्या है, संस्था ने आज तक क्या बदलाव किए हैं, क्या नतीजे पाए हैं, संस्था के संसाधन क्या है, संस्था की क्षमताएं क्या है। ये सारे प्रश्न में संस्था के पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। द थर्ड एस्पेक्ट इज द प्रपोजल एस्पेक्ट। तो ये जो प्रपोजल है, व्हेन यू आर अप्रोचिंग एनीबॉडी फॉर एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप और फॉर एनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, दे वुड बी वेरी मच interested at how you have articulated your proposal. What is your problem? Whether how relevant, how nicely you have articulated your problem as well as the solution. That's the first aspect. Second aspect is, जब भी हम किसी donor को, when we are approaching any donor or any partner or any agency who is providing a support or resource to us, we need to understand them. So understanding of the donor is very important.
इसी में प्रपोजल में लास्ट वाला जो एस्पेक्ट्स है, दैट इज अबाउट योर क्रेडेंशियल एंड योर क्रेडिबिलिटी। हमारी संस्था की विशिष्टता क्या है, और उस विशिष्टता पे हमने बरसों काम किया है कि हम लोगों ने सोशल सेक्टर में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में, कई चीजों में हमारी एक्सीलेंस है, मोबिलाइजेशन में एक्सीलेंस है। तो हम अपनी एक्सीलेंस को ऊपर बिल्ड करें तो निश्चित रूप से हमको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको वो टिप्स देने की कोशिश करूंगा जिससे आज के दिन में कोविड से अगर आपकी संस्था जूझ रही है, आपके पास फंडिंग की कमी है, आपको लग रहा है कि मुझे अपने स्टाफ को कम करना होगा, अपने प्रोग्राम्स को ज़रा कम करना होगा, छोटा करना होगा, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? टफ सिचुएशंस हैपन टू एवरी सेक्टर and COVID-19 is a tough situation which is not only for development sector, non-profit sector, but for the entire world. आज के डेट में शायद, if my figures are correct, there is hardly any country in the world out of 207 countries which are legitimately there, which is not affected by COVID-19. धीरे धीरे हमने अपनी जो कोर कॉम्पिटेंस है, रेजिलियंस है, ट्रांसपेरेंसी है, इक्वालिटी है, एथिक्स है, इनकी यूज करके फंड रेजिंग के लिए अप्रोच करना हमने कम कर दिया। हमने क्या किया? डाइवर्सिफाई किया अपने आप को। एक प्रोजेक्ट करते थे एजुकेशन के लिए, साथ में हमने दूसरा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर डूइंग education you should not do, please do it by all means, but see that you are well established, your credentials are well established to do that. People trust you. Don't diversify from one part to the other just because somebody is ready to give you money. From being a mission based organization, somewhere we started a lateral movement which was more on funding based organization. And that has been one of the bane of many organizations which are suffering today. वो कहते हैं ना कि ना खुदा मिला ना विशाले सनम, तो वैसी सिचुएशन में आज हम आ गए। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकले। कोविड से निकलने के लिए आपको 3 चीजें करनी है, और मैं सिर्फ ये 3 पॉइंट ही रखूंगा। नंबर 1 है ना, आपको फोकस्ड अप्रोच कैंपेन लॉन्च करनी है। यू हैव टू हैव अ वेरी फोकस्ड कैंपेन फॉर योर वर्क। इफ यू आर डूइंग एजुकेशन, यू आर डूइंग लाइवलीहुड, यू आर डूइंग women empowerment, you are doing climate change, please ask your staff, please ask the community, please ask your core people in all these programs which we are doing, which one we do the best. Point number 2, ये कैंपेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? Definitely the starting point has to be the work which you do the best. जो काम आप सबसे बेहतरीन करते हैं, लेकिन उसका आपके पास एक केस फॉर सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि मुझे लगता है मैं एजुकेशन का काम बहुत बढ़िया करता हूँ। A case for support is why an organization or an individual should make a donation to you. The third point which I want to talk about is when you're creating your case for support, you have to research where should my case for support be focused at. Those who have got propensity to give, those who have got ability to give, those who have got willingness to give. जिनमें देने की क्षमता है, जिनमें देने की दरिया दिली है, और जो आज दे सकने का डिसीजन ले सकते हैं, उनको अप्रोच करना है। उन संस्थाओं को अप्रोच करने से कि उन्होंने 95 से लेकर के 2005 तक हमें सपोर्ट किया, ये भी तो देख लीजिए कि आज की डेट में कहीं वो तो बंद होने के कगार पे नहीं है। That organization is not going to close.
So all these things have to be researched. Uday, the situation that we are in, अभी एक सबसे बड़ा challenge जो है, and that's what the topic of the discussion also is, कि corporates और NGOs दोनों के सामने ये post COVID या in this COVID situation, what are the challenges and what are the opportunities? और सबसे बड़ा fear ये है कि जो CSR funding है वो कम हो गई है इस साल में या आने वाले सालों में और कम होगी. मेरा ऐसा मानना है शायद आने वाले सालों में हो सकता है कम और हो जाए. As the head of the foundation, मेरा भी एक ही वरी था कि इस बार जो है हमारे जो long term commitments है, will those be impacted? तो क्या 2% allocations में से हमें उन commitments के लिए कम पैसा मिलेगा? But as the situation emerged और जो हमारी पहली CSR कमेटी की मीटिंग हुई बोर्ड की, उस कमेटी मीटिंग में द बोर्ड हैज डिसाइडेड कि आप जितना भी कोविड पे हमारी कंपनी ने पैसा खर्चा किया है, चाहे वो पीएम केयर्स की कंट्रीब्यूशंस थी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स की कंट्रीब्यूशन थी, चाहे वो लोकल एरियाज में एनजीओस के साथ एंगेजमेंट था, उसको हमने 2% के बियॉन्ड रखने का वी हैव डिसाइडेड टू कीप दैट बियॉन्ड द 2%. तो उससे ये हुआ है कि हमारे जितने भी ऑनगोइंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उस पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है. So my suggestion would be that let's wait for the situation to actually emerge. ये 30 to 60% reduction के जो estimations थे, perhaps it was too early for us to estimate that. But as you say, sometimes along with the challenges you get some opportunities also. So there are a lot of opportunities which have emerged due to COVID. अभी luckily Ministry of Corporate Affairs ने कहा कि आप COVID पे जो expense करेंगे, we'll treat them as CSR expense. So काफी सारी organizations I know particularly, I know personally कि जो which were not very proactive in doing CSR, उन्होंने भी COVID के time में they have started doing their money और वो COVID related projects काफी सारी opportunities emerge हुई. We have forged new partnerships. हम लोग जितना COVID related काम कर रहे थे इस period में हमने नई partnerships करी हैं NGOs के साथ, given their capacity to outreach. तो चाहे वो हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, पीपीईज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स थे, वी हैव फॉर्ज्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज विद देम. बट आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज प्लीज मत छोड़िए. आई थिंक कुणाल हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दैट. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बट while you keep to your core competencies, you still can look for opportunities which have emerged. Just to take an example, अगर मान लीजिए आपकी एनजीओ स्किल्स में काम करती है, तो स्किल्स में यू कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन स्किल्स, बट नाउ देयर इज अ सेक्शन व्हिच हैज इमर्ज्ड, व्हिच इज दैट ऑफ द रिवर्स माइग्रेंट्स, which is going to be a big challenge for the local governments also to handle. So can you slightly shift your focus on reverse migrants while you continue to focus on skills? Another thing which I think is very important here is कि जो मैंने नोटिस की है, by virtue of our being in some CSR networks, I have seen a large number of corporates, and like I said, many of those who were not very seriously doing the CSR earlier, but suddenly they have started to look for NGO partners. अभी वो उन networks में आप देखते हैं कि there are messages and messages of these corporates who ask you for recommendations कि हम लोग ये PPEs पे काम करना चाहते हैं, can you recommend an NGO? हम लोग मास्क बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कैन यू रिकमेंड एन एनजीओ? फूड डिस्ट्रीब्यूशंस के तो ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हु वर आस्किंग फॉर द एनजीओ पार्टनर्स. तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई सी व्हिच आर इमर्जिंग. और ये जो चैलेंजिंग पीरियड है फॉर ए ईयर और 2 or 3 years, गॉड नोज हाउ लॉन्ग विल इट स्टे, बट आई थिंक विद आवर एडाप्टेशन स्किल्स आई थिंक we'll very quickly adapt to that. तो ये जो heat है, I think we'll face this for not more than 6 months or a year. I'm sure we'll cope up with that. तो उस period के लिए I think there are enough opportunities which have emerged, and I think we should look for those opportunities.
सबसे पहले हम लोग आज कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि बदलाव बहुत अचानक हुआ है। जो तब्दीलियां हैं वो बिल्कुल इतनी अबाध गति से हो रही हैं कि जिसके वजह से हम आज रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो परिवेश में परिवर्तन आया है या फंडिंग लैंडस्केप में चेंज आया है, ये कोई बिल्कुल नया सत्य नहीं है। हम इसके लिए तैयार नहीं थे, बहुत अचानक हुआ है। लेकिन फंडिंग सिचुएशन में चेंज, अगर मैं सिर्फ न्यू मिलेनियम में बोलूं, यानी 2000 के बाद, तो भी पिछले 20 सालों में काफी परिवर्तन हुआ था, लगातार हो रहा था। कोविड-19 की वजह से उसकी गति बदल गई है, उसकी दिशा अचानक मुड़ गई है, और हम लोग इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अगर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोलेंगे, इज नॉट इक्वल टू फंड रेजिंग। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अ मच वाइडर टर्म। और अगर हम बोलें तो क्या हो सकता है, अगर मटेरियल गुड्स आपको मिले, आपको फ्री सर्विसेज और फैसिलिटीज मिले, आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिले, यानी मैं आपके लिए अगर प्रो बोनो काम करूं या हरीश जी अगर प्रो बोनो काम करें, टेक्निकल असिस्टेंस दें, वो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज यानी वॉलंटियरिंग सपोर्ट मिले, फ्री कंसल्टेंसी मिले, वो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। और जो हमें पैसा मिलता है, मनी, हार्ड कैश, और वो तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है ही। हमारे काम में सस्टेनेबिलिटी कहाँ है, इंस्टीट्यूशनल डोनर को ये जानना बहुत जरूरी होता है। और हम ये सस्टेनेबिलिटी को समझते नहीं, हम ये समझते हैं आपने जब तक पैसा दिया हमने तब तक काम किया, इसके बाद की सस्टेनेबिलिटी की चिंता आपको क्यों है। ये सही नहीं है। डोनर एक इन्वेस्टमेंट करता है, वो सस्टेनेबल चेंज चाहता है, वो बदलाव ऐसा चाहता है जो बदलाव मारक हो और दूरगामी हो। तो उसको ये जानना बहुत जरूरी है। पर मैं जरूर कहूंगा असर के लिए कि संस्थाओं के अंदर में आपकी पॉलिसीज क्या है, जेंडर को लेके क्या पॉलिसी है, एंटी फ्रॉड को लेके क्या पॉलिसी है, और स्टाफिंग पॉलिसीज कैसी हैं, आपके ओवरऑल एचआर की पॉलिसी कैसी है, आपका फाइनेंशियल मैनुअल कैसा है, इनको भी आज बदले हुए समय के हिसाब से करना होगा। मैं एक जनरल सी साधारण सी बात बोल रहा हूं कि अगर ये 10 चीजों पे अगर हम असर डालेंगे, ध्यान देंगे, तभी मैं समझता हूं कि हम बेहतर इंस्टीट्यूशनल फंड रेजिंग कर पाएंगे। ये सारी चीजें कहां से आएंगी? दरअसल ये आएंगी हमारी प्रतिबद्धता से, और ये प्रतिबद्धता होगी कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्षमता निर्माण की। क्षमता निर्माण कोई इवेंट नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमें भी तो लगातार सीखते रहना पड़ता है। और इन क्षेत्रों में भी क्षमता निर्माण की बहुत आवश्यकता है, तब भी थी और आज भी है। लगातार सीखने की प्रक्रिया से ये परिवर्तन आएंगे। एक और चीज ये है कि जो छोटी फंडिंग इन कंट्री मिशंस के तरफ से दी जाती थी, यानी अलग अलग कंट्री के एम्बेसी और मिशंस जो आपको हाई कमीशंस वगैरह पैसे देते थे। एक समय था जब आज से 10 साल 12 साल पहले ये मेरा आकलन था कि शायद ज्यादा पैसा बायलैटरल डोनर अपने मिशन के तरफ से दिया करेंगे राष्ट्रीय संस्थानों को। वो ट्रेंड सही नहीं निकला और हम लोग आज ये देख रहे हैं कि कम से कम भारत के अंदर में इन कंट्री मिशंस ने अपनी फंडिंग बहुत डाउन स्केल कर दी है। ऐसा नहीं कि बंद हुई है, लेकिन काफी डाउन स्केल हो गई है। जहाज कभी भी इसलिए नहीं डूबता कि उसके आसपास पानी होता है, उसका तो गुण है पानी में रहना। लेकिन जहाज असल में तब डूबते हैं जब पानी जहाज के अंदर घुस आता है। तो थोड़ा इसको आप ध्यान में रखिएगा और कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट करके देखिएगा। मैं सभी अपने पार्टिसिपेंट्स को दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि सभी आप लोगों के ही जुड़ाव से हमारा जुड़ाव है। आप जितना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद विश्व वक्त केंद्र को देते हैं, इतना ही देते रहिए। यदि विश्व वक्त केंद्र कुछ कर पा रही है तो आपके स्नेह, प्यार और नतीजा का ही इसी का नतीजा है कि 1961 से लगातार हम अपने पथ पर गतिमान हैं और बढ़ते रहने की कोशिश करते हैं। हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शिशिर बजाज साहब, जो कि राहुल बजाज साहब के भाई हैं, उनके तरफ से
श्री रजत कुमार नारायण जी की तरफ से, विश्व के अन्य बोर्ड के मेंबर्स की तरफ से और विश्व केंद्र के सभी साथियों की तरफ से हम दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं। तपिश फैले जमाने में लगा वो आग सीने में, बिना मकसद बता मुझको क्या रखा है जीने में। तपिश फैले जमाने में लगा वो आग सीने में, बिना मकसद बता मुझको क्या रखा है जीने में। कभी मत छोड़ना जीवन में अपने राह मेहनत की, कभी मत छोड़ना जीवन में अपने राह मेहनत की। खिलाए पत्थरों पर फूल वो ताकत है पसीने में, वो ताकत है पसीने में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.